नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और अब मैं लेके आया हूं जो हमारा सीटेट पेपर 2 आया है आज, उसकी आंसर की, उसकी सीडीपी की आंसर की। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास तो क्या क्या रहेगा। तो धीमी गति से तो नहीं होता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमारा है जेड पी डी क्या होता है। जेड पी डी वही होता है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र कौशल, मतलब मेन मोटा मोटी अगर बताऊं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बिना हेल्प के जब बच्चा कुछ करेगा और जब हेल्प के साथ करेगा तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वही होता है जेड पी डी हमारा। फिर हमारा है जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त। तो अमूर्त में आंसर, आसान आंसर था हमारा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है बच्चा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लोरांस कोहलबर्ग। तो हमारा सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर है इसमें से कौन सा पेयर सही है। तो शारीरिक गति संवेदात्मक खिलाड़ी में होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लय वाइगोत्स्की ने क्या कहा। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा की भूमिका होती है संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में क्या था। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिभाशाली पद्धति कौन सी है। क्रियाकलाप में मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करना। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है हमारा। ये हमारा रिसोर्स होता है, साधन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड में अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन आया था, उलट के आया था पेपर 1 में भी। इसका आंसर है वाइगोत्स्की। वहां पे पूछा होगा तो वाइगोत्स्की ने इनमें से क्या कहा है। फिर है हमारा कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो भैया छोटी मुद्रित कार्यशीट ये नहीं है, क्योंकि बड़े आकार की कार्यशीट पुस्तिका जो होगी उसको तो वो देख पाएंगे, लेकिन छोटे आकार वाली को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। विद्यालय में समान शिक्षा पाना है सबको। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या कोई डिसेबिलिटी कैसी भी हो उसको, लेकिन रेगुलर स्कूल में उसको भेजेंगे। फिर हमारा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जाता है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य देना और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे हमारे क्लास के अंदर कई बार बोर हो जाते हैं। फिर है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होती है, पढ़ने और लिखने की कौशलता। जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली नहीं है। तो अधिगमकर्ता को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों के अधिगम और शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इसमें अलग अलग हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, पहला काम करेगी क्या, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और वे मनोभावों और अभिप्रेरणा को तो हाँ ये चीज़ करेगी। फिर कह रहे हैं कैटेगरी बनाएगी, नामांकित करेगी। नामांकित हमें नहीं करना है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करेगी, ये करेगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, उपेक्षा तो नहीं करनी है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा हमारा, यानी कि पहला उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है अधिगम एक क्या है, सिंपल और व्यक्तिगत। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसका आंसर था समझना। आसान था ये क्वेश्चन। फिर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए
आपको क्या करना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धक नहीं होना चाहिए। बताया था हमें हमेशा सहयोग बढ़ाना है, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? तो पाठ उपलब्ध कराना है, स्काफोल्डिंग करवाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहने के बच्चों में चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे आसपास से अपनी विविधताओं को तो ये है, सेकंड है इसका आंसर। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, क्योंकि इसके अंदर नहीं पूछा गया है, नहीं में कौन सी चीज़ गलत है, तो यही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या करता है? कि विद्यालय उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया के अपेक्ष कर लेते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये प्रगतिशील था, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक सेकंड, ये हो गया था ना। फिर कह रहे हैं कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा है बच्चों में विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फिर हमारा इसका आंसर है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये हमारा अगर आप देखेंगे पियाजे के अंदर, तो ये हमारा जो 7 से 11 वाली स्टेज थी, तीसरी स्टेज थी, उस वाले पीरियड के बारे में बता रहा है। तो वहाँ पे हमारे मूर्त चिंतन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कूल क्या है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर 1 में भी आया था, द्वितीयक कारक उत्तर है। फिर आखिरी क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों में चिंतन गुणात्मक रूप से होता है। तो ये पियाजे ने कहा था कि अलग होता है, ठीक है, कम खराब या अच्छा नहीं होता, अलग होता है। तो इस हिसाब से ये था आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अपने नंबर ज़रूर कमेंट करना हमें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।